वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और हम बात करेंगे कामयाबी की, क्योंकि ज़िंदगी में कामयाबी तो सभी चाहते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कुछ मुनफरिद करके दिखाने की लगन होती है और वो फिर कुछ मुनफरिद करते हैं, फिर अपना नाम भी बनाते हैं। और ऐसा ही नाम बनाया कराची की रिहायशी आयशा मुबारक अली ने। उन्होंने वो एक ऐसी आर्टिस्ट है जो कुछ मुख्तलिफ काम करके अपना नाम बनाना चाहती थी, जो कि उन्होंने बना भी लिया। अच्छा, बड़ा मुश्किल काम होता है और बड़ा एक जो है ना कठिन मरहला होता है जिसको तय करके आप इधर पहुंचते हैं, क्योंकि वैसे ही बड़ा वो मुश्किल काम कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपके लिए इतना आसान ये सब नहीं होता है, क्योंकि आप कुछ और सोच रहे होते हैं। इतनी आसान चीज़ें नहीं होती, करियर पाथ इतना आसान नहीं होता है। आयशा फाइन आर्टिस्ट हैं, विजुअल आर्टिस्ट हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, इसके साथ साथ डिजिटल मीडियम में भी वो काम करती है। बिल्कुल, वो रवायती अंदाज में काम के साथ साथ अपने काम में जदीद टेक्नोलॉजी, मसनूई जहानत, रिसर्च, रिसाइकलिंग और दीगर तरीकों का इस्तेमाल भी कर रही हैं। ये क्या कमाल जो है ना वो आर्ट पेश कर रही हैं। इस वक्त उन्होंने हाल ही में डार्क स्काइज बैक के नाम से एक प्रोजेक्ट किया, जिसे आलमी एसोसिएशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल आर्टिस्ट और इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा सराहा भी है। और आयशा का अपने प्रोजेक्ट के बारे में ये कहना है, उन्होंने ना सिर्फ रिसाइकलिंग पर ध्यान दिया बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए रोशनी की आलूदगी के मौजू पर भी बात की है। उनके मुताबिक लाइट पोल्यूशन से मसाइल जन्म ले रहे हैं, जैसे कि डिप्रेशन है, मेटाबॉलिज्म के मसाइल हैं और सोने के जो मामूल है उसमें ख़राबी, आपकी नींद के मसाइल हैं। बिल्कुल, अब आप देखें कि एक आर्टिस्ट है, वो वैसे ही उसकी सोच होती है, वो आर्टिस्टिक सोच होती है, वो कितने वो पेचीदा जो है वो मिनीएचर की हम बात करें, वो मिनी आर्टिस्ट जो है वो इस तरह से भी काम कर रहा होता है, हर चीज़ पे काम कर रहा होता है। लेकिन उन तमाम चीज़ों को देखते हुए, मतलब ये हमें कहते हैं कि ये आर्टिस्ट है, लेकिन उस आर्टिस्ट के साथ साथ इस तरह की चीज़ों को लेके आना और ख़ास तौर पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके साथ भी आप काम करें, तो क्या फिर आर्ट जो है वो कमाल शाहकार ही तैयार होगा। और अगर इन्होंने आयशा ने भी कहा है कि इसके अलावा मोबाइल फ़ोन का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और अगर हम स्क्रीन की बात करें, जिससे स्क्रीन से रोशनी निकल रही होती है, वो भी इंसानी जिस्म पर असर कर रही होती है। और वो तमाम इन चीज़ों को देखते हुए इस मौजू पर उन्होंने कहती हैं कि बात करके बहस छेड़ना चाहती हैं, इसके ऊपर डिबेट करना चाहती हैं कि ये ऐसे मसाइल इनको हाईलाइट होना चाहिए। अच्छा, ये देखें ना कि आप विजुअल आर्ट की हम बात कर रहे हैं, आप इस वक्त स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं लाइट्स के साथ, बिल्कुल ऐसे ही है। अब उसके सेहत पर क्या असरात हो रहे हैं, इसको साथ साथ उजागर करना ये बड़ी अहम चीज़ है। हम बात करेंगे, आयशा मुबारक के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा, वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आयशा, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि लाइट पोल्यूशन क्या है? वालेकुम सलाम। बिल्कुल, लाइट पोल्यूशन एक वैसी पोल्यूशन की टाइप है जैसे नॉइज़ पोल्यूशन है, जैसे एयर पोल्यूशन है। बट लाइट पोल्यूशन जो है इसका असर जो है बहुत डिफरेंट चीज़ों पे है। जैसे लाइट पोल्यूशन जहाँ जहाँ लाइट आती है, आउटडोर लाइटिंग है, इंडोर लाइटिंग है, फोटोग्राफी है, मतलब तो इट्स एन इन डेप्थ फील्ड। और लाइट पोल्यूशन जो है वो इसका असर जो है हमारी बॉडी पे कैसा है, इट कॉजेज डिप्रेशन, इट कॉजेज अ लॉट ऑफ सर्काडियन रिदम, आपका इशू आता है उसमें। सो लाइट पोल्यूशन इज इट्स नॉट अ न्यू पोल्यूशन, बट ऑब्वियसली बिकॉज इसकी अवेयरनेस नहीं है, सो इट्स न्यू फॉर पीपल। अच्छा आयशा, अपने आर्ट के बारे में बताइएगा हमें, कुछ आर्ट है कैसा है, कैसे सोच आई आपको कि आपने सिंपल आर्ट के साथ इस चीज़ को भी ऐड करना है और फिर आपने जदीद तरीके से जो है वो आर्ट पेश करना है? जी, मेरा जो आर्ट है बेसिकली इट्स अ फ्यूजन, इट्स एन इंटरडिसिप्लिनरी फॉर्म ऑफ आर्ट जो एग्जिस्ट करता है बिटवीन डिफरेंट डिसिप्लिन्स। लाइक सम पार्ट इज टेकन फ्रॉम साइंस, some part is taken from pure form of fashion as a form of expression। फिर इस पे आ जाता है टेक्नोलॉजी, और अगर मैं बात करूँ रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक आर्ट, ठीक है। तो इसमें ये आर्ट इस तरह डिफरेंट है कि जो इसका प्रोसेस है बनाने का, उसमें डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती हैं। और आप डिफरेंट जो सोशल इश्यूज हैं जो कि स्पैन करते हैं डिफरेंट फील्ड्स में ओवर लाइक साइंस एंड आर्ट, जैसे मैंने मेंशन किया, लाइट पोल्यूशन इज वन ऑफ द फैक्टर्स लाइक व्हिच आई हैव टॉक्ड अबाउट। तो ये डिफरेंट फील्ड्स को एड्रेस करता है। ठीक है आयशा, हमें ज़रा ये बताएं कि डिप्रेशन में लोग किस तरह मुब्तला हो रहे हैं लाइट पोल्यूशन से, और ये मोबाइल स्क्रीन के क्या असरात हैं, लोगों की नींदें उड़ गई हैं, क्या हो रहा है, लोगों पे असरात क्या हैं? बिल्कुल, जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन इज बीइंग कॉज्ड बाय लाइट पोल्यूशन एंड इट्स जस्ट वन ऑफ द इफेक्ट्स। जैसे मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट पड़ रहा है, आपके क्या कहते हैं और चीज़ों पे इफेक्ट पड़ रहा है। और डिप्रेशन
ऑब्वियसली एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर जब हम बात करते हैं तो इतना हम इजीली बात कर नहीं सकते, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जो एक तो इस पे रिसर्च की बहुत ज़रूरत है, तो मैं इसको कोई ब्लैक एंड वाइट करके इसका आंसर नहीं दे सकती, ठीक है। लेकिन डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है विच इज़ एन ऑन गोइंग एरिया ऑफ रिसर्च, स्पेशली फॉर मी, बिकॉज आई हैव बीन यू नो फाइंडिंग वेज टू इंक्लूड साइकोलॉजी, फाइंडिंग वेज टू इंक्लूड यू नो बायोलॉजी एंड डिफरेंट यू नो हेल्थ इश्यूज विच आर कंटेम्प्रेरी, तो उनको ऐड करना जो है और उनके ऊपर कॉन्स्टेंटली ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाना विच आर गोइंग टू एड्रेस द मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, you know, depression being one of the biggest thing which the youth is facing. So you know, this is something which is an ongoing area of research even for me कि light pollution का इसके साथ जो link है वो कैसे है। अच्छा आयशा, ये जो डार्क स्काइज का प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के बारे में भी हमें थोड़ा बताइएगा। Dark Skies basically it's a project which started 2 years back and it's again it's a kind of project जिसमें different जो fields हैं, हमने इसमें लाइट पोल्यूशन के भी बारे में बात की, हमने डार्क स्काइज के बारे में बात की। अब डार्क स्काइज जैसे पाकिस्तान में वी हैव अ लॉट ऑफ एरियाज, नॉर्दर्न एरियाज जिसमें हमारे पास डार्क स्काइज अवेलेबल है, बट वी आर नॉट यूटिलाइजिंग इट टू इट्स फुल पोटेंशियल, ठीक है। तो वो आ गया एंड देन देयर इज विमेन एम्पावरमेंट, तो उस पे डार्क स्काइज जो एक प्रोजेक्ट है वो एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द सेंस ऐसा प्रोजेक्ट था जिसने एड्रेस किया है डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेशन एंड डिफरेंट फील्ड्स इन वन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो बाहर तो आपको पता है जैसे इंटरनेशनली देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स which gets funded and which are the projects जो different fields के ऊपर होते हैं, बट पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं। तो आई थिंक ये हमने स्टार्ट इसीलिए किया कि पाकिस्तान में होना चाहिए, लोगों को और आर्टिस्ट को, थिंकर्स को, राइटर्स को इस तरफ आना चाहिए कि हम डिफरेंट फील्ड्स को एड्रेस करें और हम डिफरेंट फील्ड्स को एक साथ उनके दरमियान में गैप ढूंढने के, ठीक है। साइंस तो ये काम कर रही है, आर्ट ये काम कर रहा है, बट इन दोनों को अगर मिलाओगे तो क्या हो सकता है? व्हाट आर द फ्यूजन का, जिस फ्यूजन का आप जिक्र कर रही हैं आयशा, ये हमें बताएं कि पाकिस्तान में अब आप क्या फ्यूचर देख रही हैं? आपको कुछ बेहतर फ्यूचर नजर आ रहा है, कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है यहाँ पर? और दूसरा इंटरनेशनली आप क्या देख रही हैं, कितना स्कोप है? बिल्कुल, पाकिस्तान में मुझे बहुत पोटेंशियल अब नज़र आ रहा है क्योंकि अब डिजिटल आर्टिस्ट भी आ गए हैं और वो उनका विजन इतना शार्प है जो आज से 10 साल पहले आपको कोई डिजिटल काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा था। फैब्रिकेशन, मैनिपुलेशन, टेक आर्ट, कोई आपको बात नहीं करता हुआ नजर। तो इट्स अ पॉजिटिव साइन दैट नाउ वी हैव आर्टिस्ट हु आर गोइंग टुवर्ड्स दैट थिंग, बट एट द सेम टाइम आई वुड से कि स्टिल इट्स लेस इनकरेज्ड फील्ड। और लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि जैसे फाइन आर्ट्स और जैसे फैशन इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, हाउ मीडिया इज कवरिंग एंड जैसे लोग इंटरेस्ट लेते हैं, सो दे नीड टू शो द सेम लेवल ऑफ एंथुजियाज्म फॉर डिजिटल और फैब्रिकेटेड आर्ट और मैनिपुलेटिव आर्ट। इसके डिफरेंट नाम है, अगेन आई एम जस्ट गिविंग यू अ लॉट ऑफ नेम्स। तो ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है एंड दैट्स बिकॉज इट्स द फ्यूचर। अच्छा आयशा, इस आर्ट के मुतालिक हमें ये भी बताइएगा कि इसको सीखना क्या बहुत मुश्किल काम है या इसको कोई भी सीख सकता है? मुश्किल इस सेंस में हो सकता है कि जब आप एक स्टार्ट करेंगे चीज़, बिकॉज पाकिस्तान में अभी इसके वो कोर्सेज और टीचर्स अवेलेबल नहीं है, बिकॉज यू नो इट्स समथिंग दैट रिक्वायर्स दैट काइंड ऑफ फैकल्टी, दैट काइंड ऑफ एक्सपर्टीज ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू कम एंड टीच यू, राइट। बट दिस इज समथिंग कि हो सकता है क्योंकि इंटरनेशनल तो इसका स्कोप ही स्कोप है। अब जितने आर्टिस्ट हैं वो सारा काम अपना ठीक है, कोई आयशा से सीखना चाहे तो आयशा सिखाने के लिए तैयार? बिल्कुल बिल्कुल मैं तैयार हूँ एंड आई एम ऑलवेज रेडी टू बी अप्रोच्ड एंड आई वुड लव टू कोलैबोरेट ऑन एनी सच प्रोजेक्ट्स। ठीक है आयशा, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान का हिस्सा बनी फरीद, आप काम कर रही हैं और सुनने में वैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल भी लग रहा है, इतना आसान नहीं लग रहा है। अच्छा, आसान वाकई में नहीं लग रहा, देखने में भी आसान नहीं लग रहा कि हर कोई नहीं इस तरह से कर सकता कि इतना ज़बरदस्त किस्म का वो आर्ट जो है वो पेश करी। खैर, अब हम आपको आगे लिए चलेंगे, कुछ क्रिकेट की बात करेंगे। नए चेयरमैन PCB रमीज़ राजा साहब जो हैं वो मुल्क की क्रिकेट को मौशी लिहाज से जो है वो मजबूत बनाने का आज़म लेकर शहर कायद पहुंचे और रमीज़ राजा साहब ने गुज़श्ता रोज़ अगर बात करें तो कराची में ताजरों के साथ बड़ी बैठक भी की थी और आज भी हमने आपको दिखाई है कि आप देख रहे थे 92 की स्क्रीन पर कि रमीज़ राजा साहब स्टॉक एक्सचेंज गए थे और वहाँ पर वो खिताब भी कर रहे थे और उन्होंने फिर कहा कि मुझे खुशी भी हो रही है स्टॉक एक्सचेंज को देख के। वो पता भी कर रहे थे कि अच्छा कितने पॉइंट्स ऊपर गई है या नीचे आई है, ये ऊपर ही जाएगी, ये भी उन्होंने कहा। और अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनका उन्होंने जिक्र किया है। क्रिकेट इकोनॉमी की उन्होंने बात की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमने पहले सुन नहीं रखी हैं किसी भी PCB चेयरमैन की जानिब से और बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अब जो उन्होंने इसमें रेस किया। बिल्कुल ऐसे ही हम स्पोर्ट्स को ऊपर लेके जाएंगे और इंडिया की बात हो रही थी और उनके ना स्टाइल से ये लग रहा है, उनकी बातों से ये लग रहा है
कि जिस तरह से भारत में बहुत ज़्यादा क्रिकेट को इम्पोर्टेंस दी गई है, वो पाकिस्तान के अंदर भी चाह रहे हैं कि कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि पूरी दुनिया, क्योंकि भारत में पैसा देखते हुए सिर्फ वहाँ पर जारी होती है, अपनी सीरीज छोड़ रहे हैं बड़े बड़े ममालिक। उन्होंने कहा कि जो क्रिकेट इकोनॉमी है उसको उन्होंने स्ट्रॉन्ग करना है, और ये जिस तरह से वो ये एक अज़म लेकर चले हैं वो कितना पॉजिटिव है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्ज़ बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बेग साहब, आज जिस तरह से स्टॉक एक्सचेंज में गुफ्तगू भी कर रहे थे रमीज़ राजा साहब, उन्होंने कहा कि मेरा जो मकसद है आने का वो यही है कि इकोनॉमी को फ़रोग दिया जाए। आप समझते हैं कि ये कितना ज़्यादा पॉजिटिव है और ये किसी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है? वालेकुम अस्सलाम। इकरा और हमजा, आप दोनों को सुबह खैर। मैं समझता हूँ कि ज़रूरी तो है कि क्रिकेट तो अब एक ऐसा जो है वो प्रोफेशन बन गया है, क्रिकेट अब कमर्शलाइज बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मेरे ख्याल में ज़रूरी तो है इकोनॉमी को, अपनी क्रिकेट की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए, लेकिन उससे पहले आपको अपने घर में झांकना होगा। भारी तनख्वाहों पर, लाखों रुपए तनख्वाह पर अगर आप लोग लाकर रख लेंगे तो फिर उसके बाद आपकी इकोनॉमी कहाँ जाएगी? रमीज राजा साहब मिसाल तो दे रहे हैं भारत की, इसमें कोई शक नहीं, भारत की मार्केट भी बहुत बड़ी है, लेकिन हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। कल वो अकील करीम डैडी से मिले जिनका एक बड़ा इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान की, कराची में खास तौर पर बिजनेस कम्युनिटी पर, उनसे उन्होंने बात की तो वो कुछ न कुछ डील करने के लिए आए तो हैं, लेकिन अब देखते हैं ये फीजेबल कब होती है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आइन में ऐसा कुछ मौजूद है कि इस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो किसी बिजनेस हाउसेस के साथ कुछ कनेक्ट कर सके? बहुत सारी चीजें, स्पॉन्सरशिप तो अलग है, लेकिन ये जो इकोनॉमी को डेवलप करना है इकरा, इसके लिए तो इनको बहुत सारी चीजें करना पड़ेंगी। ठीक है मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि एक पीसीबी चेयरमैन की जानिब से ये सब सोचा जाना, उसके लिए फ्रंट फुट पे आ जाना, और कई महाज हैं जो रमीज़ राजा को एक साथ ही खोलने पड़ रहे हैं, क्या आप ये तो नहीं समझते कि कहीं नुकसान ना उठाना पड़ जाए, इतने महाज एक साथ खोल लिए तो? देखिए हमजा, मसला ये है कि रमीज राजा 13 सितंबर को आए और आज 5 अक्टूबर हो गई, यानी कि 22 दिन हो गए। 22 दिन में माशाल्लाह से उन्होंने बहुत जल्द अज जल्द इक़दामात किए हैं। अभी कराची में मीडिया मुंतज़िर है उनका कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्योंकि कराची का मीडिया बड़ा हॉस्टाइल होता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने इक़दामात तो किए एज कम्पेयर टू एहसान मानी, जो बिल्कुल आकर वो बिल्कुल एक जिसे कह जाए कि गैर मुतहरिक टाइप के थे, लेकिन रमीज राजा बहुत मुतहरिक नजर आए और कुछ न कुछ करना चाह रहे हैं। वीडियोस भी इन्होंने रिलीज की। मानी साहब कहाँ वीडियो रिलीज करते थे, कोई मामला हो जाता था। फिर इन्होंने मुलाजमीन के साथ भी एक मुलाकात की कि चाय के 2 के बजाय 1 कप पियो, एसी बंद कर दो। करना तो चाह रहे हैं वो। अब देखते हैं ये कि वो कितने कामयाब होते हैं, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में भी माफिया है। अगर कोई आदमी किसी चीज को ठीक करने के लिए जाए तो लोग उसकी टांगे खींचना शुरू कर देते हैं। तो रमीज राजा को चैलेंजेस का बहुत सामना करना पड़ेगा। अल्लाह करे कि वो कामयाब हो। अभी तो वो T20 की तरह खेल रहे हैं, हालांकि वो टेस्ट में तो सिर्फ 2 ही सेंचुरियां बनाई, वनडे में उनकी 9 सेंचुरियां थी, लेकिन अब वो T20 की तरह पाकिस्तान क्रिकेट, मॉडर्न क्रिकेट है ना सर, मॉडर्न क्रिकेट है। वो कह रहे हैं कि मॉडर्न क्रिकेट ही हमने खिलानी है। लेकिन एक और चीज़, उन्होंने स्कूल क्रिकेट का जिक्र किया, पिचेस का जिक्र किया, फोकस होना इस चीज़ के ऊपर ये भी बड़ा ज़्यादा अहम है कि हम ग्रास रूट लेवल से ऊपर लेके जा रहे हो। हमें भारतीय रणजी ट्रॉफी का तो सब पाकिस्तान में रहते हुए हमें पता है, पाकिस्तान में कौन से कप्स हो रहे होते हैं ये पाकिस्तानियों को नहीं पता सर। आपने बिल्कुल सही बात की। स्कूल क्रिकेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ज़माने में स्कूल का टूर्नामेंट हो रहा था और फिर सुना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी के साबिक चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया के साहबजादे जुनैद ज़िया को जीएम रखा है डोमेस्टिक के लिए, तो वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन मसला और पिचेस की जहाँ तक आपने हमजा बात की, माजी में एंडी एटकिंसन एक क्यूरेटर है मशहूर, वो पाकिस्तान आए थे, उन्होंने पाकिस्तानी क्यूरेटर्स को ट्रेनिंग भी दी थी। तो जब आप उनको सही तरीके से ट्रीट करेंगे, जो एम्प्लॉयज हैं, जो नीचे वाले एम्प्लॉयज हैं जिनकी 20-25 हज़ार तनख्वाह है, उनको तो फायर कर दिया जाता है। जब भी कोई चेयरमैन आता है वो डाउन साइजिंग की बात शुरू कर देता है, और जो लाखों रुपए तनख्वाह पर बैठे हैं, जो कुछ नहीं कर रहे, वो रहते हैं। तो मेरे ख्याल में रमीज राजा ये सब चीजें सोच रहे होंगे। MBA उन्होंने किया हुआ है, मैं पहले भी कह चुका हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो बिजनेस मॉडल्स को भी लाएंगे और पिचेस के हवाले से भी बात करेंगे कि बेहतर हो पिचेस। बिल्कुल मिर्ज़ा साहब, जिस तरह से हम बात करें अगर नेशनल T20 कप की, तो इसके हवाले से कहा जा रहा था कि वर्ल्ड कप की तैयारियां इसको करार दिया जाता, लेकिन अगर हम देखें स्क्वाड की तरफ, कौमी स्क्वाड की तरफ, जिसमें शामिल नायब कप्तान शादाब खान हैं, इनके अलावा सुहेब मकसूद हैं, आसिफ अली हैं, आज़म खान है, मोहम्मद नवाज़ हैं और मोहम्मद हसनैन है, अगर हम इनकी परफॉर्मेंस देखें तो कोई इतनी मुतासिर कुन नहीं रही। तो सिलेक्शन जो टीम है वो या कमेटी है, उसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान नहीं उठता है?
इकरा, आप शादाब खान को भूल गई, वाइस कैप्टन। उन्होंने सिर्फ 94 शादाब खान 4 विकेट लिए। एग्जैक्टली हाँ, वो 4 विकेट उन्होंने लिए। तो और फिर आजम खान 6 मैचों में 100 रन, जिनमें से आखिरी मैच में उन्होंने 45 रन बनाए, वरना 5 मैचों में 55 रन। फिर इसी तरीके से खुशदिल शाह 6 मैचों में 96 रन। तो आप बताएं कि इनकी क्या परफॉर्मेंस होगी। आसिफ अली शोएब मकसूद ने 2 निस्सेंचियां बनाकर 171 रन बनाए। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, 3 तारीख थी हमजा, 3 अक्टूबर कहा जा रहा था कि शायद तब्दीलियां हो, लेकिन मेरी अपनी छठी इस कह रही है कि अब मुझे नहीं लगता कि इस मौके पर, जबकि बिल्कुल नजदीक है टीम की रवानगी, ये कोई तब्दीलियां करें। और जो मोहम्मद वसीम ने मीटिंग की थी बाबर आजम के साथ मिलकर खिलाड़ियों के साथ, लगता यही है कि उसका कोई इम्पैक्ट हो गया है। और लगता, मुझे तो नहीं लग रहा कि शायद कोई तब्दीली अमल में आए। आपको नहीं लग रहा, लेकिन मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, मैं आपसे भी हमेशा ये जानने की कोशिश करता हूँ कि इतना स्ट्रॉन्ग चेयरमैन होगा तो हम जो इमरान खान कप्तान चाह रहे हैं अपनी टीम का, वो कहाँ से आएगा जब चेयरमैन इतना स्ट्रांग हो जाएगा? अगर कप्तान अपनी टीम वर्ल्ड कप के लिए फाइनल नहीं करवा पा रहा है तो फिर कप्तान कैसे हम उसको स्ट्रांग करेंगे? अब तो कप्तान से नहीं पूछना चाहिए, उसको नहीं नजर आ रहा होगा कि जी मेरे बॉलर्स ये वाले ज़्यादा बेहतर हैं और मुझे मिडिल ऑर्डर में इन बैट्समैन की ज़रूरत है। उसकी तो अभी तक यही लग रहा है कि शायद उसकी इस पूरे सिस्टम में भी नहीं सुनी जा रही है। तो कैसे हम कप्तान स्ट्रांग करेंगे? देखिए, उसमें रमीज राजा की तो ये एक्सक्यूज है ना हमजा के, वो रमीज 6 तारीख को टीम अनाउंस हो गई, रमीज 13 को आए। लेकिन वाकई में आप सही कह रहे हैं, कप्तान को हमें मजबूत बनाना होगा। मुझे तो लगता है कप्तान का सितारा भी गर्दिश में है। जिस तरह से शुरू में जब कप्तान ने रिसेंटमेंट शो की थी, अभी तो उनको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन लग यही रहा है, रमीज ने ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, हम देखेंगे। और मुझे लग रहा है कि कहीं बाबर आजम को ये कहा जाए कि आप अपनी बैटिंग पर कंसंट्रेट करें, उन्हें वाइस कैप्टन बना दिया जाए, कप्तान शायद रिजवान बन जाए या कोई और बन जाए। कप्तानी का भी मसला है। और बाबर आजम ने आवाज तो उठाई थी कि किन किन को ले लिया गया, फिर वो आवाज दबा दी गई, उसकी तरदीद भी कहीं से नहीं आई। तो इसका मतलब है खिचड़ी तो कहीं ना कहीं पक रही है। हमजा, आपने सही पॉइंट आउट किया। आप देखते हैं कितना मजबूत कप्तान आता है। सब कुछ डिपेंड करता है वर्ल्ड कप T20 पर। T20 वर्ल्ड कप में टीम की कारकर्दगी क्या रहती है। जब भी हमारी वर्ल्ड कप में खराब कारकर्दगी रहती है, लोगों को घर भेजा जाता है। 2019 के वर्ल्ड कप के बाद आप देखें, सरफराज अहमद की छुट्टी कर दी गई कप्तानी से। उससे पहले भी जो हुआ है, आप बहुत सारी चीजें हमारे जहन में। तो मुझे नहीं लगता कि कप्तान जो है वो ज्यादा अरसे सस्टेन कर पाए। ठीक है, लेकिन मेरे साहब, आप नहीं समझते कि शर्मिंदगी उठाने से पहले ही चीज़ों को बेहतर कर लेना चाहिए? क्योंकि अगर ये ना हो कि हम वर्ल्ड कप में जाएं, वहाँ से हम लोग ना खेल पाएं सही तरह, वहाँ से हम लोग शर्मिंदगी का जो है वो सामना करते हुए सबकी उठाते हुए हम वापस आ जाए मुल्क में। ये तो इकरा खासा है ना हम लोगों का, ये हमारी क्वालिटी है कि जब पानी सर के ऊपर से गुजर जाता है जब हम उठते हैं। तो मेरे ख्याल में पहले से ही इनको सब कुछ सोचना चाहिए, हर चीज सोचनी चाहिए। अब आप वर्ल्ड कप की टीम देखें ना, 3 प्लेयर्स आपके टॉप के, अभी हफीज आप डेंगू से सेहतयाब हो गए, बाबर आजम, रिजवान, हफीज, और नीचे आ जाएं आप शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली। और उसके अलावा मुझे बताएं आप, शादाब खान इतनी फॉर्म में नहीं है, फिर आपकी टीम क्या होगी? ये सवाल भी सोचने वाला है। बिल्कुल ऐसी है। प्लेइंग 11 पे भी क्वेश्चन है। अच्छा मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, बड़ी अहम चीज़ है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? बड़े एतराज़ात हो रहे हैं, बड़े फ़ाइन हो रहे हैं, बड़ी तंबीह की जा रही है खिलाड़ियों को भी अंपायर के डिसीजन के ऊपर। अगर नेशनल T20 कप है, हम न्यूजीलैंड नहीं आई और इंग्लैंड नहीं आ रही थी, हमने नेशनल T20 कप को कहा कि हम इंटरनेशनल लेवल का, PSL के लेवल का करवाएंगे। अंपायरिंग आप देख रहे हैं कि बेहतर है। और हम अगर पिचेस की बात कर रहे हैं, स्कूल लेवल क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो अंपायरिंग को कितना बेहतर करना होगा? ये बड़ा हमजा आपने वैलिड पॉइंट रेज किया। अंपायरिंग का मयार बहुत पस्त है। आप नोट करें कि किस तरीके से अंपायरिंग हो रही है। आपने शादाब खान की एक वीडियो भी देखी होगी, जो वाइट बॉल दी थी अंपायर ने, तो उन्होंने क्या कहा था अंपायर को। तो अंपायरिंग का मयार पस्त है। रमीज राजा को इस जानिब तवज्जो देनी होगी। दरअसल माजी में सिफारिशी लोग, वो बिलाल कुरैशी जो अंपायर्स के GM मैनेजर, उन्होंने कभी अंपायरिंग नहीं की और वो अपने मंजूर नजर लोगों को ले आते हैं अंपायरिंग में। तोहफे तोहफे, बहुत सारी अंदर की बातें मैं आपको क्या बताऊं 92 न्यूज पर। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि अगर एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, एक पेंडोरा इसका पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा अगर बताएं। ठीक है मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे से आप बात कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कुछ तब्दीलियाँ होंगी टीम में और बेहतर टीम जारी होगी वर्ल्ड कप के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।